अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में आईटीआर 4 फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि काफी इजी फॉर्म होता है। आप खुद से उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हैं जो कि साथ में ट्रेडिंग से भी इनकम को अर्न करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, हो सकता है वहां से आपको प्रॉफिट हुआ हो सकता है आपको लॉसेज हुए हो, तो इस केस में आईटीआर 3 फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अब ऐसे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आईटीआर 3 फॉर्म में हम अपनी प्रिजम्पटिव इनकम को आखिर कहां और कैसे शो करें। तो अगर आपको भी इसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आईटीआर 3 फॉर्म को लाइव स्टेप बाय स्टेप फाइल करना सीखेंगे। अगर आपकी प्रिजम्पटिव स्कीम की इनकम है, इसके साथ ही अगर आपकी ट्रेडिंग से कोई इनकम होती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ब्रोकर का टैक्स P&L स्टेटमेंट होना चाहिए। ये हमारे पास ब्रोकर का टैक्स P&L स्टेटमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले हमको दिख रहे हैं कि हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमने जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो चार्जेस इनकर किए हैं वो हमको शो हो रहे हैं। इन चार्जेस का जब हमने टोटल कर दिया है तो टोटल चार्जेस हैं हमारे 8,799 के। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको हर एक ट्रांजेक्शन का बाय वैल्यू शो हो रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन का सेल वैल्यू शो हो रहा है। सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन पर हो सकता है हमको प्रॉफिट हो और ये भी हो सकता है कि हमको लॉसेस हो, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस की फिगर हमको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद में हमको यहाँ पर शो हो रहा है हमारा बिजनेस, हमारे एफ एंड ओ का टर्नओवर। तो देखिए, अगर आपके ब्रोकर ने टर्नओवर आपको कैलकुलेट करके दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप खुद से भी टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसमें जो आपके प्रॉफिट की फिगर होती है वो तो प्लस में होती ही है, लेकिन जो लॉस की फिगर होती है इसको भी प्लस में लिख देना होता है। इस तरह से आपका टर्नओवर कैलकुलेट होके आ जाता है। इस टर्नओवर को आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, आप इक्वल्स टू लिखिए, उसके बाद एवीएस लिखिए, एवीएस मींस एब्सोल्यूट होता है, ब्रैकेट लगाइए, जो रियलाइज्ड P&L वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट कीजिए, देन ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस की फिगर भी प्लस में कन्वर्ट होकर आ गई है। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को ड्रैग डाउन कर दीजिए तो ये फॉर्मूला जो है वो सारे कॉलम्स पर अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद में जब हम इनका टोटल करेंगे तो देखिए हमारा जो टर्नओवर का टोटल जो अभी हमने खुद से कैलकुलेट किया है हमारे ब्रोकर रिपोर्ट से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो इस तरह से आप खुद से टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है कि हमारा टर्नओवर क्या है। तो देखिए टर्नओवर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमने एफ एंड ओ का 58,054 ही हमने लिख लिया है। उसके बाद में हमारे एफ एंड ओ का पूरे साल हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमको कैलकुलेट कर लेना है। जब इस रियलाइज्ड P&L वाले कॉलम को हम टोटल करेंगे इसका, तो हमारा निकल कर आ रहा है 12,400 का लॉस, मतलब हमें 12,400 का लॉस हुआ है। इसके बाद हमें देखेंगे कि हमारे एक्सपेंडिचर क्या हुए हैं पूरे साल के, तो पूरे साल के एक्सपेंडिचर भी हमने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। 8,799 के एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पर हुए हैं। अब देखिए हमको लॉस हुआ था, ऊपर से हमने एक्सपेंडिचर और इनकर कर दिए, तो यहाँ पर हमको नेट क्या हुआ है, लॉस हुआ है एफ एंड ओ ट्रेड से। कितना, 21,199 का। अब देखिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है ये हमारे नॉर्मल बिजनेस की इनकम होती है। अब यहाँ पर तो हमको हमारे ट्रेड से क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर आपको आपके ट्रेड से प्रॉफिट होता तो इस प्रॉफिट पर आपको नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता। अब क्योंकि एफ एंड ओ ट्रेड पर लॉस हुआ है तो लॉस के केस में क्या होता है, ये जो लॉस होता है वो आपकी सैलरी इनकम के अलावा कोई अदर इनकम होती है, जैसे कि कोई अदर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम अगर आपके पास है तो उससे, या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो, या इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम हो। तो इस तरह से सैलरी के अलावा अदर इनकम से एडजस्ट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। और अगर आपका फिर भी कोई लॉस बचता है तो आप ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल करके उसको नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये है पूरा एफ एंड ओ का टैक्स ट्रीटमेंट। अब आते हैं अपने इंट्राडे की रिपोर्ट पर। तो ये हमारे क्लाइंट की इंट्राडे की रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहे हैं चार्जेस जो उन्होंने इंट्राडे पर इनकर कर रखे हैं पूरे साल के। इसके बाद में हर एक ट्रांजेक्शन का आपको बाय वैल्यू शो हो रहा है, सेल वैल्यू है वो शो हो रहा है। सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा वो आपको पता चल जाएगा, लॉस हुआ है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और टर्नओवर कैलकुलेट करके दे रखा है। अगर टर्नओवर नहीं दिया हुआ तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस की फिगर को प्लस में लिखेंगे और जो माइनस है आपका लॉस है उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, आपका टर्नओवर इस तरह से कैलकुलेट
कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आईटीआर को फाइल करने के लिए हमें सबसे पहले टर्नओवर चाहिए। टर्नओवर हम कैलकुलेट करके रख चुके हैं 11,875 का, वो हमने लिख लिया। हमारा जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको हम, ये रियलाइज्ड P&L है, इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल करके हमें पता चला है कि हमको इंट्राडे पर भी लॉस हुआ है। कितना? 6,166 का लॉस हुआ है। उसके बाद में पूरे साल के इंट्राडे के एक्सपेंडिचर कितने थे वो भी हमने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। 335 के एक्सपेंडिचर हुए हैं। तो एक तो हमको लॉस हुआ था एक्सपेंडिचर और इनका कर दी, तो हमारा नेट लॉस क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो नेट लॉस कितना हुआ है? 6,502 का लॉस हुआ है। अब इंट्राडे में जब हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो देखिए ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अगर आपके क्लाइंट ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी कर रखे हैं तो ये एक्सपेंडिचर सबके लिए कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्सपेंडिचर्स को इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की जो सेल वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग अपोर्शन करना होता है, और फिर इंट्राडे का जो पार्ट निकलता है, पोर्शन निकलता है, वो ही हमको सिर्फ कंसीडर करना होता है। अब यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नहीं कर रखे, तो ये जो सारे एक्सपेंडिचर्स है वो केवल इंट्राडे को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने सारे एक्सपेंडिचर इंट्राडे के लिए ले लिए। ओके, दूसरी बात, ये जो इंट्राडे होता है वो आपकी बिजनेस की इनकम होती है, बट ये नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं होती, ये आपकी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम होती है। अब यहाँ पर तो हमको लॉस हुए हैं इंट्राडे ट्रेड से, अगर आपको इंट्राडे से प्रॉफिट हुआ होता तो उस प्रॉफिट पर आपको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता, लेकिन हमको क्योंकि लॉस हुए हैं तो ये जो लॉसेज है वो आपके F&O में तो क्या था कि सैलरी के अलावा अदर इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं, बट इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे के जो लॉसेज है वो इंट्राडे की इनकम से ही एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, और एडजस्ट नहीं होते तो आप ड्यू डेट तक आईटीआर को फाइल करके नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले साल आपकी अगर इंट्राडे की इनकम होगी तो ये जो लॉसेज है वो इंट्राडे की इनकम से एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर? ये था आपका इंट्राडे का टैक्स ट्रीटमेंट। अब हमारे पास 3 तरह की इनकम है, एक तो F&O की इनकम हो गई, दूसरा इंट्राडे की इनकम हो गई, इनकम बोले या लॉस बोले, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या होगी, जो हमारी प्रिजम्पटिव बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम। ठीक है, अब हमें इसके लिए आईटीआर फाइल करना है, तो चलिए पोर्टल पर चलते हैं। तो देखिए ये हम अपने पोर्टल पर आ चुके हैं, incometax.gov.in, इस वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें लॉगिन का बटन दिख रहा है, लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर लिखना है, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, उसके बाद पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड भूल चुके हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। जब भी आप लॉगिन कर लेती हैं, आप चाहे कोई भी आईटीआर फॉर्म फाइल करें, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना फॉर्म 26AS एंड AIS को डाउनलोड करके रख लेना होता है। अब 26AS कैसे डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर आपको ई फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करेंगे, आई अग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना असेसमेंट ईयर 26-27 का आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्यू एज HTML पर क्लिक करेंगे, देन व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका 26AS डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस 26AS में अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर किसी भी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो जो इनकम आपकी यहाँ पर शो हो रही है, आपको मेक श्योर करना है आईटीआर फाइल करते टाइम उसको अपने आईटीआर में जरूर रिपोर्ट करना है। अब अपने डैशबोर्ड पर वापस आते हैं, 26AS हम डाउनलोड कर चुके हैं। दूसरा काम हमको क्या करना है, अपने AIS को डाउनलोड कर लेना है। AIS को डाउनलोड करने के लिए ये AIS का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फर्दर आपको यहाँ पर AIS का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, AIS और TIS। देखिए AIS क्या होता है, आपकी जो भी इनकम आपके 26AS में शो हो रही होंगी वो तो AIS में शो होंगी होंगी, इसके अलावा अदर इनकम भी रिपोर्ट हो जाती है, जैसे कि आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, FD की इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, वो आपको आपके AIS में रिपोर्ट होंगी। इसके अलावा कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपने किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी सेल कर दी, या फिर शेयर मार्केट में आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो इस तरह के आपके वेरियस इंफॉर्मेशन आपके AIS में रिपोर्ट हो जाती है। तो जो इनकम आपके AIS में शो हो रही है वो भी आपको अपने आईटीआर में जरूर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, AIS का जो समरी वर्जन होता है वो TIS होता है, तो आप TIS पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए TIS में यहाँ पर हमें केवल एक ही इनकम दिख रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, तो ये हमको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। अब हम अपने डैशबोर्ड पर वापस आ जाते हैं, तो हम अपना 26AS एंड AIS डाउनलोड कर चुके हैं। अब हमको अपना आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर रहे हैं, प्रोसीड विद आईटीआर 3 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि आप अपना आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अदर्स पर क्लिक कर दीजिए, देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब
देखिए यहाँ पर आपको वेरियस हेड दे रखे हैं, हर एक हेड के अंदर मल्टीपल शेड्यूल्स दे रखे होंगे, तो आपको हर एक हेड में अपना जो रेलिवेंट शेड्यूल है जो कि आपकी इनकम से रिलेटेड है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सबसे पहला जो हेड है वो जनरल है, जनरल में जो शेड्यूल ए है, जो पार्ट ए है वो आपको ऑलरेडी सेलेक्टेड दे रखा है, इसको सेलेक्ट रहने देंगे। इनकम पर जाएंगे, अब आपकी अगर सैलरी की इनकम है, शेड्यूल सैलरी को सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको हाउस से, शॉप से, किसी ऑफिस का, किसी बिल्डिंग का रेंट रिसीव हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर दीजिए। लैंड, अगर आपका कोई प्लॉट है, कोई लैंड है, उसका रेंट रिसीव कर रहे हैं आप, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता, वो अदर सोर्सेज की इनकम बन जाता है। अगर आपका कोई स्टॉक से या फिर प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन हो रहा है, शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएगा। अगर आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिस पर आपने एसटीटी पे किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपका, तो वो 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होते हैं। वो जो होते हैं वो आपको शेड्यूल 112 ए में फिल करने होते हैं। इसके बाद में ये जो शेड्यूल है वो नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी बाय की थी और उसको सेल कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको शेड्यूल वीडीए फिल करना होता है। इसके बाद में अगर आपके सेविंग बैंक की, फिक्स डिपॉजिट की, डिविडेंड की इनकम है या कोई विनिंग की इनकम है, कैजुअल इनकम है, तो वो सारी आपको अदर इनकम में रिपोर्ट करनी होती है। फैमिली पेंशन की इनकम है, अदर सोर्सेज में जो होती है वो रिपोर्ट करनी होती है। इसके बाद में ये जो शेड्यूल है वो क्लबिंग के केस में एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कैपिटल गेन की इनकम, वीडीए की इनकम, विनिंग की इनकम, तो यहाँ पर आपको शेड्यूल एसआई में उसको रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो फिर आपको जो है शेड्यूल आईएफ भी फिल करना होता है। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम होती है, जैसे पीपीएफ की इंटरेस्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना का अमाउंट है, आपका एलआईसी का कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो आपको शेड्यूल ईआई एग्जेम्प्ट इनकम में रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, जैसे मदर फादर से कोई अमाउंट मिल गया बैंक अकाउंट में एज अ गिफ्ट, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, तो वो भी आपको एग्जेम्प्ट इनकम में रिपोर्ट करना होता है। पास थ्रू इनकम अगर आपकी कोई है, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड की, शेड्यूल पीटीआई फिल करना होता है। अगर आपके कोई फॉरेन से इनकम रिसीव हो रही है या फॉरेन में कोई असेट है तो शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल टीआर इस केस में एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल पे आएंगे, बिजनेस हेड पर आएंगे। इसमें आपको बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सारे शेड्यूल्स जो है वो सेलेक्टेड है ऑलरेडी, इनको सेलेक्ट रहने देंगे। डेप्रिसिएशन में जाएंगे तो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, इसको हम डीसेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिडक्शन में जाएंगे, न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है तो इसको हटा देंगे। इसके बाद में आपका जो शेड्यूल 6 है, तो अगर क्या आप सैलरीड पर्सन है और आपका एम्प्लॉयर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो आपको 80CCD सबसेक्शन नंबर 2 की डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। सैलरीड पर्सन है, 80CCD सबसेक्शन नंबर 2 की डिडक्शन है, तो शेड्यूल 6A में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद टैक्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपके जो शेड्यूल से सेलेक्टेड है, जो लास्ट वाला शेड्यूल है टैक्स डेफर्ड ऑन ईसॉप, इसको जो टिक है उसको हटा देंगे, क्योंकि ईसॉप पे क्या होता है, कभी कभी टैक्स फ्यूचर ईयर्स के लिए डेफर हो जाता है। ये कुछ स्पेशल केसेस में होता है, आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज हटा दीजिए। अदर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर जो शेड्यूल्स हैं, जैसे शेड्यूल CYLA करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, करंट ईयर के जो लॉसेज हैं एडजस्ट हुए हैं यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएंगे। पिछले सालों के ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एडजस्टमेंट, लास्ट ईयर के लॉसेज हैं जो कि एडजस्ट हो रहे हैं, वो आपको यहाँ रिपोर्ट होंगे। अगर आपके करंट ईयर के लॉसेज और लास्ट ईयर के लॉसेज जो कि एडजस्ट नहीं हो पाए, आप उसको फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करें जो, तो वो आपको शेड्यूल CFL में शो होंगे। शेड्यूल AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, वो जनरल केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, AMTC को भी हटा देंगे। अगर आपके फॉरेन में असेट है आपको शेड्यूल FA भी फिल करना होगा, और अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो आपको शेड्यूल AL असेट एंड लायबिलिटी में उसको रिपोर्ट करना होता है। अब क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जितने भी शेड्यूल्स आपने सेलेक्ट किए थे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, वो जो शेड्यूल्स है अब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आपको 1 बाय 1 हर एक शेड्यूल फिल करना है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका स्टेटस इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर ये शो होगा, आप उसको चेक कर लीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपके फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस ये शो होगा, आप उसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा, इज योर सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, उस पर जाकर आपको यस पर टिक कर देना है। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो बाद में आपको एरर शो होगी। ओके, इसके बाद चलते हैं फाइलिंग स्टेटस पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट बतानी है, तो ITR 3 के लिए ड्यू डेट 31 अगस्त होती है। अगर आपका टैक्स ऑडिट होना है तो 31 अक्टूबर है। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर है। 31 अगस्त पर क्लिक करेंगे। अगर आप 31 अगस्त तक ITR फाइल करते हैं तो 139(1) में करेंगे। अगर ये ड्यू डेट मिस हो जाती है तो 139(4) में आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं। आपने चाहे ये 139(1) में ITR फाइल की हो या 139(4) में की हो, अगर आपके ITR में कोई मिस्टेक है तो 139(5) में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द करंट असेसमेंट ईयर, यस बिजनेस और प्रोफेशन की हमारी इनकम है तो यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है फॉर्म 10IEA के बारे में, तो देखिए फॉर्म 10IEA क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन और प्रोफेशनल ओल्ड टैक्स रेजिम से अपनी ITR को फाइल करना चाहती हैं तो उनको ITR फाइलिंग
बैंक की ड्यू डेट से पहले पहले फॉर्म 10IA फाइल करना होता है। जब वो फॉर्म 10IA फाइल कर देती हैं तो वो जिस साल के लिए उन्होंने फॉर्म 10IA फाइल किया है उस साल और उसके आगे आने वाले हर सालों के लिए वो ओल्ड टैक्स रेजिम से ही अपनी आईटीआर को अब फाइल कर पाएंगे। अब आगे आने वाले सालों में किसी भी साल उनको ये फील होता है कि अब उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल हो रही है, अब वो न्यू टैक्स रेजिम से अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, तो उनको फिर से ड्यू डेट से पहले पहले फॉर्म 10IA फाइल करना होगा। अब जब वो दूसरी बार फॉर्म 10IA फाइल करेंगे तो वो न्यू टैक्स रेजिम से ही अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे उस साल और उसके आगे आने वाले हर सालों में। अब उनको आगे किसी साल लगता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम से उनको आईटीआर फाइल करनी है, तो अब वो ओल्ड टैक्स रेजिम कभी भी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक बिजनेसमैन और प्रोफेशनल ओल्ड टैक्स रेजिम को अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार ही ऑप्ट कर सकते हैं और फॉर्म 10IA को 2 बार ही फाइल कर सकते हैं, एक बार ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए और दूसरी बार ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में वापस आने के लिए। तो यहाँ पर आपसे सिंपली यही पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछले सालों में कभी भी फॉर्म 10IA फाइल किया था और ओल्ड टैक्स रेजिम में गए थे, फाइल किया था तो यस पर क्लिक कर दीजिए, जिस साल के लिए फाइल किया था वो असेसमेंट डे बता दीजिए और जब फॉर्म फाइल करते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है तो वो आपको यहाँ पर लिख दीजिए। अगर नहीं किया था तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। नो पर क्लिक कर देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा पिछले साल में फॉर्म 10IA फाइल नहीं किया था तो क्या करंट ईयर में किया था और ओल्ड टैक्स रेजिम में गए थे, अगर करंट ईयर में किया था तो फिर आप उस फॉर्म की जो डेट है जब फाइल किया था वो बता दीजिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर बता दीजिए। नहीं फाइल किया तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। नो पर क्लिक करने का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रेजिम से ही अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। इसके बाद अपना रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में रहते हैं, रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सिंपली फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अब ये जो ऑप्शन होते हैं इन पर आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए ये जो होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे ड्यूरिंग द ईयर तो यस पर क्लिक करके कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है वो आप दे दीजिए, जैसे डिन वगैरह, ठीक है। नहीं थे तो नो पर क्लिक रहने दीजिए। किसी फॉर्म में पार्टनर थे तो यस पर क्लिक कर दीजिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स अगर होल्ड कर रखे थे तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। तो ये सारे नो ही होंगे। इसके बाद में हम आते हैं अपने ऑडिट इन्फॉर्मेशन पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। 44AA के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए क्या आप लायबल हैं? अब देखिए अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, आपको चाहे वहां से प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, आप हमेशा इस ऑप्शन पर यस पर क्लिक करके चलें कि यस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लायबल है। क्योंकि इस केस में आपकी जो ब्रोकर रिपोर्ट होती है उसी से ही आप बहुत आसानी से अपना P&L अकाउंट, अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर आपको ट्रेड में लॉसेज हुए हैं, F&O इंट्राडे में आपको लॉसेज हुए हैं, उन लॉसेज को आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो जब तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो इस केस में आपको आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी हो जाता है। हम पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी इनकम केवल प्रिजम्पटिव स्कीम में रिपोर्ट कर रहे हैं, सेक्शन 44AD 44AD जो प्रिजम्पटिव स्कीम होती है, क्या आप केवल उसी में, देखिए ओनली लिखा हुआ है, केवल उसी में रिपोर्ट कर रहे हैं? तो नहीं है। इस हमारे पास जो है इसके अलावा हमारा और भी बिजनेस है, F&O है, इंट्राडे का है, जिसके लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इस पर नो पर क्लिक करके चलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस का, जितने भी बिजनेस हैं उनकी टोटल टर्नओवर क्या है वो बतानी है। तो आप जितने भी बिजनेस है, जैसे F&O इंट्राडे है और भी कोई बिजनेस है, तो उन सारे बिजनेस का आप टर्नओवर ऐड कर लीजिए। अब वो बता दीजिए वो किस रेंज में है। अप टू 1 करोड़ है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है तो सेकंड नंबर पर क्लिक कर दीजिए, और 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपका बिजनेस चाहे कैसा भी हो, टैक्स ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है, अप टू 10 करोड़ रुपीस तक होता है, तो उस वाले केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है कि जो भी पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो और जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, वो आपके डिजिटली ही होती हैं। कैश का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत कम है, कैश तो मैक्सिमम 5% कैश आपका इन्वॉल्व है, अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन आपके डिजिटली होते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू होती हैं। तो उस वाले केस में अगर आपके बिजनेस का टोटल टर्नओवर 10 करोड़ तक का भी होता है ना, तो भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। तो देखिए आप जब सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप जो एग्रीगेट कैश रिसीव कर रहे हैं वो कितना है। तो अगर आप 5% तक का कैश रिसीव कर रहे हैं,
ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। 5% से ज्यादा कर रहे हैं तो फिर मोर देन 5% इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में कैश में, वो कैश कितना है आपका, अप टू 5% है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। 5% से ज्यादा है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपके ये जो दोनों क्लिक है वो अप टू 5% पर आ जाते हैं, कैश का इन्वॉल्वमेंट अप टू 5% है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 करोड़ तक के केस में भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में आपका यहाँ क्लिक आ जाता है मोर देन 5% पर, तो उस वाले केस में 1 करोड़ के ऊपर ही आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। क्लियर? और अगर आपका टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, तो आपका बिजनेस है, आप देखिए अगर 1 करोड़ तक का टर्नओवर है टैक्स ऑडिट नहीं होगा। अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो उस वाले केस में अगर आप पूरे फुली डिजिटल है तो फिर 10 करोड़ तक भी टैक्स ऑडिट नहीं है। और 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपका चाहे बिजनेस का नेचर कैसा भी हो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी बात, जो F&O और इंट्राडे होते हैं वो 100% डिजिटल होता है, उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं 100% डिजिटली होते हैं, कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस वाले केस में 10 करोड़ से ऊपर पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब आपका बिजनेस अगर F&O इंट्राडे के अलावा कोई और बिजनेस है तो फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, डिजिटल है तो 10 करोड़ तक पे टैक्स ऑडिट नहीं है, डिजिटल नहीं है, कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो 1 करोड़ के बाद ही टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, बिजनेस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो वहां पर बेनिफिट मिल जाता है। उस वाले केस में क्या है ना कि 2 करोड़ तक का टर्नओवर होता है तो भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, चाहे आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट कितना हो। तो नॉर्मली अगर आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो 1 करोड़ के ऊपर ही टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो 2 करोड़ तक भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। ओके, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अभी हम और डीपली समझेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी, देन आंसर इज नो। हमारा जो टर्नओवर है वो अप टू 1 करोड़ तक है, उसके बाद नो ही आएगा। इसके बाद में आपको सीधे आना है नेचर ऑफ बिजनेस की तरफ, इस पर क्लिक करेंगे, एड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना बताना है बिजनेस, उन बिजनेस के बारे में बताना है जो कि प्रिजम्पटिव वाले नहीं है, अदर देन दोस्त। ठीक है, जो प्रिजम्पटिव वाले नहीं है उसके लिए बताना है। तो यहाँ पर हमारे 2 बिजनेस है, F&O और इंट्राडे, जिसके लिए हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कोड सिलेक्ट कर लेना है, सबसे नीचे आएंगे तो इंट्राडे बिजनेस के लिए स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, इस कोड को सिलेक्ट करेंगे, अपना नेम लिख दीजिए, उसके बाद में सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में एड अनदर करेंगे। अभी हमारा दूसरा कोड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, उसको सिलेक्ट करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद में नेम लिख देंगे, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए 2 जो हमारे बिजनेस थे वो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, प्रिजम्पटिव वाला हमें यहाँ पर नहीं लिखना था। बैंक डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, कोई बैंक ऐड नहीं है तो उसको ऐड कर दीजिए, एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, और एक बैंक आपका वैलिडेटेड एंड रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुकी है। अब हम अपनी बैलेंस शीट पर जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड है, मतलब हमारी लायबिलिटी साइड, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, मतलब हमारी असेट साइड। सबसे पहले असेट साइड पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है करंट असेट, आप इस पर आ जाइए। यहाँ पर आकर आप जो अपने बैंक का बैलेंस है, जो कि आप प्राइमरी, देखिए हम बैलेंस शीट किसके लिए बना रहे हैं सबसे पहले वो समझिए। हम अपने F&O और इंट्राडे के बिजनेस के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम असेट साइड में आए हैं और आपका जो F&O इंट्राडे में आप जो अपना बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2026 आप वो यहाँ पर लिख दीजिए। लेट सपोज 1,50,000 रुपीज का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद कैश इन हैंड है, लेट सपोज आपके पास 50,000 रुपीज का कैश इन हैंड है। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपके 2 लाख रुपीज की जो असेट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। सेव पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी जो असेट है वो 2 लाख रुपीज की आ गई है। अब हमको लायबिलिटी भी बनानी है अपने 2 लाख रुपीज की, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रोप्राइटर्स फंड है इस पर क्लिक कर देंगे, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, तो जितनी हमारी असेट थी उतने की हम यहाँ पर लायबिलिटी में अपनी जो कैपिटल है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर। अब देखिए हमारी असेट एंड लायबिलिटी जो है वो बराबर हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास जो 6 पॉइंट है ये बोल रहा है इन केस विद द रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिजम्पटिव बिजनेस, अगर आपका कोई प्रिजम्पटिव बिजनेस ऑफ प्रोफेशन है उसके लिए तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप तो F&O के लिए और इंट्राडे के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो प्रिजम्पटिव वाले की जो बैलेंस शीट है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। 6 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास कोई सन्ड्री डेटर्स है वो बता दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो बता दीजिए, स्टॉक इन ट्रेड है वो बता दीजिए,
कैश बैलेंस है वो बता दीजिए। कैश बैलेंस यहाँ पर 50,000 का था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर कोई है, अगर कुछ नहीं है तो आप जीरो भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव वाले केस में आपसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती, केवल ये 4 चीजें पूछी जाती है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी बैलेंस शीट भी बन चुकी है, F&O इंट्राडे की और प्रिजम्पटिव वाली। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमको शो हो रहा है पॉइंट नंबर 12A, 12B, 12C एंड 12D। ये हमारे काम का है कब, जब F&O और इंट्राडे की हमारे पास इनकम होती है या फिर लॉस होता है। सबसे पहले बताना है टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अभी हमने एक्सेल में शीट बनाई थी, हम उस पर जाएंगे। यहाँ पर हम इंट्राडे की शीट पर आ चुके हैं। टर्नओवर हमारा था 11,875 का, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 11,875। 11,875 टर्नओवर हमने लिख दिया। उसके बाद में पूछा है इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इनकम हमारी कितनी थी, हमारा लॉस था 6502 का। ठीक है, लॉस के लिए माइनस 6502, वो भी हम लिख चुके हैं। इसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इस पर जाएंगे। F&O का टर्नओवर है 58,054, ये लिख देंगे। उसके बाद में हमसे पूछा है इनकम फ्रॉम F&O, तो हमारा लॉस है 21,199 का, माइनस 21,199 का। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। तो देखिए हमारे F&O इंट्राडे से हमको केवल लॉस हुआ है। ठीक है, अब ये जो F&O का लॉस है वो आपके अदर इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, जैसे हमारी प्रिजम्पटिव बिजनेस की इनकम है उससे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्पेक्यूलेटिव वाला इंट्राडे वाला लॉस है ये एडजस्ट नहीं होगा, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर इंट्राडे की इनकम से एडजस्ट होगा। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है, P&L पर जाएंगे। P&L में यहाँ पर हमारा जो टोटल लॉस था F&O इंट्राडे का वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, P&L में ही आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रिजम्पटिव इनकम का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 तरह की इनकम शो हो रही है, 44AD बिजनेस के लिए, 44AD अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए, और अगर आप गुड्स कैरियर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो 44AE आपके लिए होता है। सबसे पहले 44ADA पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में बताना है, तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट होता है ना, वो हर एक प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं बोलता है। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोफेशन स्पेसिफाई किए हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CA, CS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनर। तो इस तरह के कुछ कोड्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं। अगर आप इन कोड्स में फॉल कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हैं। अगर आप इनमें फॉल नहीं कर रहे तो फिर आप बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो आप कोड को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे कोड दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आपके लिए ये कोड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि नया कोड है। अगर आप इन कोड्स में फॉल कर रहे हैं तो आप कौन है, प्रोफेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल इनकम शो कर देनी है। टैक्स कंसल्टेंसी, जैसे इसको अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो नेम है, अगर आपकी कोई फॉर्म है उसका नेम लिख दीजिए, अगर आप नहीं है तो आप अपना नेम ही यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना चाहें अपनी फॉर्म के बारे में तो यहाँ बता दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से अब आपका जो प्रोफेशन है वो ऐड हो चुका है। ओके, इसके बाद में आपको क्या बताना है कि आपने अपने प्रोफेशन से ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अपने बैंक अकाउंट में जो भी आपने रिसीट की है, ठीक है, जो भी इनकम आपको रिसीव हुई है आपके बैंक अकाउंट में, आप वो बता दीजिए। ठीक है, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस की मेरे पास रिसीट्स आई हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बताना है कि आपको कैश में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, वो बता दीजिए। लेट्स सपोज 50,000 रुपीज मुझे कैश में रिसीव हुए, तो यहाँ पर टोटल आ गया 10,50,000 रुपीज आपको अपने प्रोफेशन से फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को, सेक्शन 44ADA को कौन ऑप्ट कर सकता है। तो देखिए अगर आप ऐसे प्रोफेशनल हैं जिसके पूरे साल की जो रिसीट है अप टू ₹50 लाख है, 50 लाख रुपए तक की रिसीट होती है, तो फिर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रिसीट डिजिटली ही हुई होती है, ज्यादा जो कैश होता है वो तो मैक्सिमम 5% होता है, 95% से ज्यादा आपने डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव किया होता है। तो इस केस में अगर आपका 75 लाख तक का टर्नओवर होता है तो भी आप सेक्शन 44ADA में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि आप जो भी अपनी रिसीट दिखाएं उसका मिनिमम 50% प्रॉफिट तो आपको शो करना ही होता है, और अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है तो आप ज्यादा शो कर दीजिए, लेकिन आप 50% से कम प्रॉफिट शो करना चाहें तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। अब लेट्स सपोज मुझे जो है
7,50,000 रुपीज का मेरा जो है प्रॉफिट पूरे साल का हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, तो 10,50,000 का मिनिमम 50% मुझे यहाँ पर शो करना था, मेरा हायर था, मैंने वो शो कर दिया। इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरी जो प्रोफेशनल रिसीट्स थी वो यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम थी वो शो हो गई। अब अगर आप बिजनेसमैन है, ठीक है, तो 44AD आपके लिए, इस पर जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का जो कोड है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको काफी सारे कोड देखने को मिल जाएंगे, अपना जो रेलिवेंट कोड है, ठीक है, आपके बिजनेस से मिलता जुलता, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अपने बिजनेस का नेम लिख दीजिए, फर्म है तो फर्म का नेम लिख दीजिए। उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं होता है। फिर उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अगर अब आपको क्या करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में अपने बिजनेस से जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ लिख देना है। लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज की आपकी जो सेल थी वो थी, तो आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो कैश में आपको रिसीव हुआ है अपने बिजनेस से, लेट्स सपोज 50,000 रुपीज का कैश रिसीव हुआ है वो लिख दीजिए। अब आपके टोटल रिसीट्स थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है 10,50,000 रुपीज की। ओके, अब यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, 44AD को। अभी हमने 44AD समझा था, 44AD को। तो अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका जो टोटल टर्नओवर है पूरे साल का अप टू ₹2 करोड़ है, तो आप सेक्शन 44AD मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि डिजिटल ही ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जो रिसीट करती है वो बैंक में ज्यादा रिसीव करती है, कैश जो है वो मैक्सिमम 5% है, तो उस वाले केस में 3 करोड़ रुपए तक भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि आपके बैंक में जितना जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है मिनिमम 6% प्रॉफिट आपको शो करना ही होता है, और आपका जो कैश में आपको रिसीव हुआ है उसका मिनिमम 8% आपको शो करना ही होता है। इससे कम आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर आपका प्रॉफिट हायर हुआ है तो आप हायर प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए। तो लेट्स सपोज यहाँ पर जो बैंक में जो आया है उसका हमारे पास 75,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे हमें 25,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो आप इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, बैक पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारे केस में प्रोफेशन की इनकम थी हमारी। उसके बाद में आपने प्रोफेशन की इनकम अपनी रिपोर्ट कर दी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपके जो बैलेंस शीट है वो बन चुकी है, F&O इंट्राडे की और प्रिजम्पटिव वाली, और जो आपका P&L अकाउंट है वो भी आपका बन चुका है, F&O इंट्राडे का भी, और प्रिजम्पटिव वाली जो प्रॉफिट है वो भी आप रिपोर्ट कर चुके हैं। आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद में आपको अदर इन्फॉर्मेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में शेड्यूल BP पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है वो आपको शो हो रही है, 6502 का जो लॉस था वो आपको शो हो रहा है, और आपकी जो 7,50,000 की इनकम थी ना वो आपकी F&O वाला जो लॉस था उससे एडजस्ट होने के बाद में यहाँ पर आपको शो हो रही है। ठीक है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अदर सोर्सेज में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको 6,358 की इनकम रिपोर्ट हो रही है। ये कौन सी है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम, जो कि हमारे AIS में रिपोर्ट हो रही थी, तो ये ऑटो फैच हो चुकी है यहाँ पर। और कोई इनकम है तो आप अपनी इनकम हेड देखकर यहाँ पर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नहीं है तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, करंट ईयर के जो लॉसेस हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो एडजस्टमेंट हुआ है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो हमारे जो लॉसेस थे बिजनेस की इनकम का, बिजनेस लॉस जो था वो सेट ऑफ हो चुका है। ठीक है, प्रिजम्पटिव जो हमारा 44ADA वाली इनकम थी F&O से एडजस्ट होकर यहाँ पर आ रही है। ये हमारी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली चेक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में लास्ट ईयर के लॉसेस थे तो वो जो एडजस्ट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। कुछ नहीं करना, चेक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में CFL, जो आपके इस साल के लॉसेस और पिछले सालों के लॉसेस जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे के लिए, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस साल के जो लॉसेस हैं ये तो पोर्टल खुद से कैरी फॉरवर्ड कर देगा। देखिए जो हमारा स्पेक्युलेटिव लॉस था 6502 का, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। और अगर आपके पिछले सालों के भी लॉसेस थे तो यहाँ पर पोर्टल खुद से उसको रिपोर्ट नहीं करेगा, वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। यहाँ पर आप अपना जो असेसमेंट ईयर है उसके ITR आपने किस डेट को फाइल की थी यहाँ लिख दीजिए, और अपने लॉसेस को यहाँ पर लिख दीजिए। तो पोर्टल क्या करेगा, पिछले सालों के लॉसेस जो आप फिल करेंगे मैनुअली और इस साल का खुद से कैलकुलेट करके आगे की ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देगा। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद में टोटल इनकम चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम इतनी थी, जो हमारे अदर सोर्सेज की इनकम ये थी, टोटल इनकम हमारी ये आ चुकी है। और जो हमारा करंट ईयर का लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है स्पेक्यूलेटिव वाला, इंट्राडे वाला, वो हमें रिपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में टैक्सेस पेड में जाएंगे। यहाँ पर आपका जो टीडीएस की इन्फॉर्मेशन है वो होगी, सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आ जाएगा, सैलरी के अलावा कोई अदर इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है टीडीएस 2 पे आएगा, रेंटल इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है टीडीएस 3 में आ जाएगा। अगर आपने कार परचेज की 10 लाख से ज्यादा की उस पर टीसीएस कलेक्ट होता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। टीसीएस में आपने एडवांस टैक्स पे किया था अगर ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो पहले आप उसको पे करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए और फिर आप कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो टैक्स है टोटल इनकम पर वो आपको रिपोर्ट होगा। हमारी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो तो जीरो ही है, ठीक है, क्योंकि हमारी टोटल इनकम जो थी वो 12 लाख से कम है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो पॉइंट नंबर 10 टैक्सेस पेड, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है कहीं भी तो वो आपको यहाँ रिपोर्ट हो जाएगा। अमाउंट पेबल, जो आपका टैक्स अगर कोई बन रहा है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है, जैसे टीडीएस डिडक्ट हो गया था आपका तो टैक्स तो कोई बन नहीं रहा, तो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड बन रहा है तो वो आपका यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने, वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने इंडिया के बाहर फॉरेन में कोई असेट है या फॉरेन से इनकम रिसीव हो रही है या बैंक अकाउंट है, बेनिफिशियरी अगर है आप किसी बैंक अकाउंट के, तो अगर ऐसा कोई केस है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक रहने दीजिए। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, अपना प्लेस लिख देना है जहां पर बैठकर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, हमारे आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है। अगर आपके आईटीआर में कोई एरर होगी तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगी। एरर डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अपने आईटीआर को साथ के साथ आपको ई वेरीफाई करके भी चलना है, अदरवाइज 30 डेज तक ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। ओके, माना जाएगा कि आपने कभी आईटीआर फाइल ही नहीं किया था। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके आधार से लिंक्ड जो फोन नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओके, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, जनरेट आधार, ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके फोन नंबर पर ओटीपी आ चुका होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दीजिए और आपका आईटीआर सबमिट हो चुका है। आपके फोन पर, आपके ईमेल पर मैसेज आ जाएगा आपके आईटीआर सबमिट होने का। तो इस तरह से आप आईटीआर 3 अपना खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी F&O इंट्राडे का प्रॉफिट है या फिर लॉस है और इसके साथ में आपका कोई ऐसा बिजनेस और प्रोफेशन है जो कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।